मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉड्यूल सारे लोग कलेक्ट कर लिए? आप में से किन किन लोगों ने मॉड्यूल कलेक्ट नहीं किया है? चेहरा देख करके तो लग रहा है सब कलेक्ट कर लिया, अनीश को छोड़ करके, है ना अनीश? यस सर। अच्छा, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 में किसी को कोई डाउट वगैरह? यस सर। कौन सा जी? 5 और 15। 5 और 15। तो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मॉड्यूल ले लो। पाँच और 15। देखिए 5 नंबर। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम लोग को कुछ बताया ही नहीं मैं, कैसे होगा 5 नंबर? फिर भी देखते हैं 5 नंबर। फिफ्थ नंबर में ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कुछ कुछ वैल्यूज, है ना? तो सबसे पहले आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 9 पॉइंट समथिंग। 9 पॉइंट समथिंग है ना? तो अब हम ग्राफ में जाएंगे, x इक्वल टू 9 लेंगे, 9 से ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ इस तरह से कांस्टेंट होता है ना। और जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग एक बार बहुत पहले देखे थे, उसमें ये बताया गया था कि अगर 9 से आगे का नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 ही होता है। 9 और 10 के बीच का जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 ही होता है। वो यहां से भी देख सकते हैं, देखो 9 से आगे का नंबर मैंने लिया, इसका y वैल्यू कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है ना, y इक्वल टू 9। एनीवे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10। -10। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, cos 9x प्लस cos -10x। और माइनस का cos में कोई काम नहीं है, सो cos 9x प्लस cos 10x लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। -10 कौन सा है? नहीं समझ। माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए माइनस पाई स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? -9.32 ना, जो भी आ रहा हो,
है ना, अप्रोक्सीमेट हमने लिखा ऐसे ही रैंडम, बट -9 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपका रियल नंबर लाइन पे अगर -9 पॉइंट समथिंग को दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच देखते हैं तो छोटा वाला इंटीजर जो होगा वो -10 होगा और बड़ा इंटीजर आपका -9 हो जाएगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है इससे पहले वाला इंटीजर या फिर उसके बराबर का इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा। समझ में आया सा? Yes, sir. We will have another session on greatest integer function. अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग एक अलग सेशन में इसको कवर करेंगे, लेकिन बेसिक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट जो है वो हम लोग अभी से शुरू रख सकते हैं आइडियल। छठा नंबर देखते हैं। कह रहा कि f जो है वो कहां से कहां डिफाइंड है, r से लेकर के r में डिफाइंड है और एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। fx प्लस वाई, fx प्लस fy को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हम लोग को f1 का वैल्यू 7 दे रहा है, बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n f ऑफ r। इसका मतलब ये हो रहा है f ऑफ 1, f ऑफ 2 से लेकर के f ऑफ n तक लिखना होगा। एम आई राइट? Yes, sir. f1 तो हमें दिया हुआ, बेसिकली वी नीड टू फाइंड f2 फ्रॉम दिस फंक्शनल इक्वेशन। सो लेट अस फाइंड f2 एंड अदर वंस। अगर हम y को 1 रख ले तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 दिखाई पड़ेगा। अब देखो, अगर x मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है तो x प्लस 1 भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, उससे बड़ा वाला, Yes, sir. है ना। तो अगर हमें x की जगह पर 1 रखते हैं तो RHS में क्या दिखाई पड़ेगा, अगर x की जगह पे हम 1 रखते हैं तो RHS में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, f1 प्लस f1 मतलब 2 टाइम्स f1, दैट इज f2 इक्वल टू 2 टाइम्स f1 हो रहा है, राइट। नाउ अगर हम f3 की बात करें तो f3 को मैं लिख सकता हूं f2 प्लस f1, और f2 आपका क्या है, 2 टाइम्स f1 है। सो f3 must be equal to 3 times f of 1। ऐसा लग रहा है, अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें, अगर यहाँ पे हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो fn क्या हो जाएगा मेरा, fn क्या लिखना चाहिए, NF1 n into NF1 1।
और f(1) मेरा 7 है, 7 है। तब तो यहाँ पे fr की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 7r। therefore सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n f ऑफ r 1 से लेकर के n 7r n इंटू n प्लस 1 सिग्मा का फार्मूला अप्लाई कर दें, मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And the next question is 15. Domain definition of the function 3 का पावर y प्लस 3 का पावर x इक्वल टू 3। डोमेन क्या होगा? देखिए डोमेन किसका पूछ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन y ऑफ x, डोमेन ऑफ y ऑफ x, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जब इस तरीके से आपको फंक्शन बताया जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर वाले कहेंगे ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डू यू गेट इट? Yes, sir. अब डोमेन का मतलब क्या होता है? वैसा x का वैल्यू जिसके लिए मेरा y कुछ अच्छा नंबर मिले, जिसके लिए y डिफाइंड नंबर मिले, है ना? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा y डिफाइंड है, इफ y इज डिफाइंड देन 3 का पावर y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एम आई राइट? अगर y डिफाइंड रियल नंबर है तो कुछ भी हम y रख दें तो कम से कम तो 0 से बड़ा ही मिलेगा, है ना? एंड नाउ 3 का पावर y जो है वो 3 माइनस 3 का पावर x है ग्रेटर देन 0, और यहां से आप सॉल्व कर ले 3 का पावर x लेस देन 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? लेस देन 1 ना? समझ में आ रही बात? Yes, sir. इसलिए डोमेन क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया। समझ में आई बात? क्लोज ब्रैकेट Yes, सर। sir. हाँ क्या बच्चा? क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना? क्या 3 का पावर y का भी 0 होगा? नहीं सर, माइनस इंडेफिनिट से 1 क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों 1 पर क्लोज में लगाऊं? यही तो मैं पूछ रहा हूं। क्या x इक्वल टू 1 रखने पर ये सेटिस्फाइड है इन इक्वेशन? क्या 3 लेस देन 3 होगा? थ्री लेस देन 3, क्या ये करेक्ट है? No, नहीं। sir. तो इसका मतलब x नहीं होगा। अगर ये इनकरेक्ट है
इसका मतलब क्या हो रहा कि x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, और जब 1 नहीं ले सकते इसीलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट होगा। समझ गए? यस सर। वेरी। तो हम लोग रेंज का नेक्स्ट पार्ट अभी पढ़ेंगे। अभी पिछले क्लास में जो हम लोग रेंज डिस्कस किए थे जिसमें डोमेन फाइंड करना था, है ना, कि डोमेन फाइंड करके रेंज कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग जिसमें डोमेन मॉडिफाइड दिया हुआ है, सबसे पहले उस पार्ट को कवर करेंगे जो छूट गया था कल के लेक्चर में। रेंज वेन डोमेन इज modified, जब डोमेन मेरा मॉडिफाइड है तब रेंज क्या होगा। सो इसमें भी हम लोग सिंपल फंक्शंस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास, इफ जो डिफाइन किया गया है वो -1 से 1 डिफाइन किया गया है आर में, ठीक है, सच दैट f of x has the formula x³ plus 1, find range। फाइंड रेंज मतलब यहां पे डोमेन होना चाहिए था आर, है ना। डोमेन क्या होना चाहिए था? बताओ। डोमेन आर होना चाहिए था, यहां पे आर होना चाहिए था, बट मैंने लिया कितना है -1 से 1। अपने मन से मैंने डोमेन को मॉडिफाई कर लिया है। सो इस तरह से भी फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं एक नॉन स्टैंडर्ड डोमेन पर, है ना। मॉडिफाइड की जगह पर अगर मैं लिख देता हूं नॉन स्टैंडर्ड डोमेन तो ज्यादा बेटर होगा कम्युनिकेशन के लिए ना, नॉन स्टैंडर्ड डोमेन। तो यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड डोमेन लिया गया। अब हम लोग रेंज फाइंड करना चाहते हैं इस फंक्शन का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सिंपली यहां पे देखो क्या है, वेरी गुड चैतन्य, ये तो आपका कांस्टेंट पार्ट है ना, ये तो हर एक वैल्यू में ऐड होगा। अगर हम x³ का रेंज फाइंड कर ले तो काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हम x³ का रेंज फाइंड कर ले तो काम चल जाएगा, बोलो। यस सर, यस सर। है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, x³ का ग्राफ लेंगे, और x³ का ग्राफ किस तरह से होता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? और किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही हो? यस सर, आवाज बस सर, क्लियर नहीं आ रही है। Clear Yes, sir. वेरी गुड। देखता हूं मैं कोशिश करके अपने नेट से चला करके, अगर ठीक हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो मौसम का दोष देंगे। मौसम। हाँ, अभी कैसी आवाज है? ठीक है ठीक है सर। सर। अभी ठीक है। फिर भी मौसम का दोष हम दे रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये गारंटी नहीं कितना देर ठीक चलेगा। देखिए क्या है, हम लोग का डोमेन है -1 से 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे
x इक्वल टू -1 लेंगे और x इक्वल टू 1 ले लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग ना फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। बताओ तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। देखो 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा। सो ये y इक्वल टू 2 लाइन है बेसिकली, और x इक्वल टू -1 पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करें तो क्या मिलेगा? 0 हम कौन से फंक्शन के ग्राफ लिए हैं? सब कंफ्यूज कर दिए तुम लोग। y इक्वल टू x³ ले रहे हैं, इसलिए फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे x³ का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर क्या होगा? 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा ना। इसको हटा नहीं जी। बड़ा समस्या है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू -1 से 1 तक जो है उस रीजन को मार्क कर लेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू है ना, वो करस्पॉन्डिंग पहले ग्राफ मार्क कर लो कि इतने ही पार्ट ग्राफ का ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ में y वैल्यू देखिए, सबसे कम कौन सा है? -1। सबसे ज्यादा कौन सा है? +1। यस सर। So can we say that कि जब मेरा x 1 से लेकर के -1 के बीच में रहा होगा तो x³ का वैल्यू -1 से 1 होगा। यस सर। अब इसमें क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। सो -1 + 1 x³ + 1 2, 1 ऐड करने पर 2, तो ये हो गया। रेंज कितना हो गया? 0 से लेकर के 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसका Yes, sir. मतलब ये है कि हम लोग को एलिमेंट्री फंक्शन पर ध्यान देना होगा। एलिमेंट्री फंक्शन के ग्राफ से ये एविडेंट हो जाता है कि कहां से कहां उसका रेंज जा रहा है, इवन इन मॉडिफाइड डोमेन, है ना। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। एफ मेरा -5 से लेकर के 2 तक से R में डिफाइन किया गया है, और fx मेरा x² 3x² - 4 ले लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ fx, देन फाइंड रेंज ऑफ f of x। इस केस में किस एलिमेंट्री फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग? x² x² का।
तो हम ग्राफ किसका लेंगे? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेंगे। और कहां से कहां तक का ग्राफ लेना होगा, मतलब किस एक्स से लेके किस एक्स तक जाना होगा? ओके चैतन्य, -5 से लेकर के ग्राफ कहां तक जाना चाहिए? 2 2 तक तक। ही जाना चाहिए, है ना? तो अब ये बताइए ग्राफ का कौन सा पार्ट हम लोग इसी पार्ट में ना ऑब्जर्व करना, y कहां से कहां जा रहा है। तो y वैल्यू आपका कहां से कहां तक जा रहा है? y इक्वल टू, हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? रेंज फाइंड करने से पहले आप लोग ये जवाब दीजिए कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 75 से 8 सर। 0 से 20। देखिए मिनिमम y कहां पर है? 0 पर है ना? और मैक्सिमम y वैल्यू कितना है? 25। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब x मेरा वेन -5 से लेकर के x मेरा 2 तक है, तो एक्स स्क्वायर मेरा 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है? 25 तक जा रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आशा है? यस सर। ईशांत? यस सर। अब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3x स्क्वायर 75 -4 करोगे 3x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 71। इसलिए रेंज क्या लिखेंगे राहुल? -25 to -4। -4 to 71। 75 कहां से? यस सर 70। क्लियर? यस सर। सर। अच्छी बात है। सर तो बाई लेकिन नीचे गया है ही नहीं। y नीचे कहां नीचे गया जी? हम कह रहे हैं कि नीचे नहीं गया है सर, तो -4 कैसे हो गया? अरे 4 माइनस करोगे जी, fx का ना रेंज हम लोग फाइंड कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा में उठाना 4 सर। यस सर, ठीक है सर। हाँ, समझ गया? हम लोग एक फंक्शन यस। का रेंज दूसरे फंक्शन की मदद से फाइंड कर रहे हैं ना। आइए एक आप लोग एग्जांपल करके देखिए।
दोनों का रेंज फाइंड करके दिखाओ। पीयूष, जनरल सर कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे मतलब पढ़ाए हाँ चलो मतलब डबल टाइप आए नहीं हाँ तो काफी लेट हो गया ना, कुछ होता है उनके ध्यान से लगता उतर गया तो बच्चे फोन ही नहीं उठा रहे, इसका मतलब प्रैक्टिस कर लो तब तक दोस्तों। हाँ पंकज, आंसर करेक्ट करो। रोशन तुम भी आंसर करेक्ट करो। वेरी गुड चैतन्य, शिवा। बहुत अच्छा आ जाए। सागर और सोचो। और सोचिए दीपाली। और कोशिश करो ईशान। पंकज दूसरा का आंसर करेक्ट है।
सारांश और कोशिश करो। दूसरा का आंसर करेक्ट है अजय शिवा। आर्यन और सोचिए। दूसरा का आंसर गड़बड़ है आशा। और पहला में ब्रैकेट वगैरह ये सब दिखाओ दोनों में, किस में क्या ब्रैकेट चाहिए। दीपाली करेक्ट करो फर्स्ट का आंसर। ठीक है आशा, पहला का आंसर करेक्ट हो गया तुम्हारा। दूसरा का आंसर सही है शान। अच्छे से सोचो ग्राफ से देख करके। और सोचो आशय।
और सोचिए राहुल। डिस्कस करें। यस सर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट्री फंक्शन क्या है? 3 मॉडुलस x माइनस 7 में कोई बता सकता है इसमें एलिमेंट्री फंक्शन क्या है? मॉडुलस x सर। मॉडुलस x तो हम किसका ग्राफ लेंगे? मॉडुलस x का। और मॉडुलस x का ग्राफ एकदम सीधा जाता है 45 डिग्री पर, और यहां भी एकदम सीधा जाता है 45 डिग्री पर, है ना? लेकिन कहां से कहां तक ग्राफ लेना है? -3 to 4, x इक्वल टू -3 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक हम लोग को किस x के लिए काम करना है? y इक्वल टू मॉडुलस x में -3 से लेकर के 4 तक के लिए काम करना है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं डिग्री वगैरह बता दिया हूं तो क्या यहां से y कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं? -3 के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? -3 के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा y का? 2 सर। 2 कैसे होगा? हम y पूछ रहे हैं, fx नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, y इक्वल टू मॉडुलस -3, क्या मिलेगा जवाब? 3। 3। तो यहां पे हाइट क्या लिखेंगे? 3। जब x का वैल्यू 4 है तो यहां पे हाइट क्या मिलेगा y का? 4 4 मिलेगा। तो y वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? y वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 3 से 4। यहीं पर मिस्टेक हो रहा है सबसे। सी द ग्राफ, मैं रेड से अंकित कर रहा हूं। देखो तो y यहां पे घटा, यस सर। फिर y यहां से बढ़ा।
अब ग्राफ में देखिए रेड पोर्शन का हाइट कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 4. 4. लेकर के 4 तक जा रहा है ना? बात समझ में आई? यस सर। इसलिए जब मेरा x -3 से लेकर के 4 तक है तो मेरा मॉडुलस x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर के 7 तक जाएगा। अब fx का रेंज फाइंड करने के लिए बाकी सारे काम आप कर सकते हो। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 मिल जाएगा। उसके बाद 4 -7 माइनस करना है तो -7 3x -7 और 21 क्या 0 से 7 मैंने कैसे लिखा? 4 होगा ना? यह सिर्फ 4 होगा। हाँ। ये इरेज होने वाला है, एकदम झंझट खराब हो गया है। सो 0 से लेकर के 4 तो ये कितना हो जाएगा? 12 और यहां पे हो जाएगा आपका -7 करेंगे तो ये 5 में तब्दील हो जाएगा। इसलिए fx का रेंज क्या हो गया? कहां से कहां तक? -7 -7 to -7 से 5 तक। अब सेम x के लिए सिग्नम x का रेंज लिखना है। सेम x के लिए सिग्नम x का रेंज लिखना है तो हम यहां पर सिग्नम x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें तो अकेला सिग्नम x आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट अगर सिग्नम x पर ही चर्चा कर ले तो जरा हमें बताया जाए x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना था सिग्नम x में। x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? -3 से 4। तो -3 के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मिलेगा? -1। -1। तो -3 के करस्पॉन्डिंग -1 मिलेगा। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या हाइट मिल रहा है? 1। और कौन कौन सा हाइट मिल रहा है? y वैल्यू क्या क्या मिल रहा है ग्राफ में?
-1 0 और 1। -1 0 1 1, यही 3 वैल्यू मिल रहा है ना। ठीक है, और यही y तो मेरा सिग्नम x है, मतलब fx है, इसलिए रेंज ऑफ fx क्या होगा? -1 0 1। -1 0 1। अब क्लैरिटी थोड़ा आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगला सवाल तो इसका मतलब तुम लोग कर दोगे। यस सर। एक सवाल दूं मैं? Of course. अगर थर्ड केस में ले लेता हूं कुछ इस तरह का कि -0.75 से 0.75 तक, और fx जो है मेरा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 है। मुझे ये पता है कि आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जानते हो, एटलीस्ट वैल्यू कैलकुलेशन है ना, सबको पता है ना। तो रेंज कैलकुलेट करना है। बहुत बहुत गलत अजय, इट्स नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। और सोचिए रोशन, शिवा, और तुम भी सोचो। यहाँ पे 2 और 1 भी है, अब हम भी सोच लेते हैं ना। चैतन्य करेक्ट है, अजय भी करेक्ट है। अजय ब्रैकेट देख लो एक बार। शिवा आप सोच लीजिए, रोशन भी सोचेगा, सारांश ब्रैकेट देखेगा, और निशांत और शिवा दोनों फिर से रिकैलकुलेट करने का कोशिश करें।
शिवा एक बार फाइनलाइज कर लो, फिर आंसर टाइप कर लेना, हड़बड़ी नहीं है। सारांश का अभी भी ब्रैकेट स्टिल रॉन्ग है। या हो सकता है बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, अभी मैंने भी सॉल्व नहीं किया, हो सकता है मैंने जिनको बोला है उनका भी आंसर गड़बड़ हो। तो मैं एक बार फाइनल आंसर कर लेता हूं, फिर मैं कमेंट करता हूं आप लोगों पर। वाह, मुझे लगता है कि सबका गड़बड़ है क्या? सबका गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो ग्राफ को। इवन चैतन्य एंड अदर्स, आप ग्राफ को ध्यान से देखिए। सबका आंसर रॉन्ग है। बढ़िया से देखो ग्राफ को, बढ़िया से। दीपाली का ब्रैकेट करेक्ट है, दीपाली का आंसर करेक्ट है। पंकज, शिवा फिर से देखिए। वेरी वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन, ये सबका दिमाग घुमा दिया है। क्या जी डिस्कस करें? यस सर। दीपाली एक एकलौती है जिसने करेक्ट आंसर लिखा है। कीप पेशेंस। फ्रैक्शनल पार्ट की ग्राफ कैसी होती है याद है किसी को? कुछ इस तरह से होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट माइनस में 0.75 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, है ना। और प्लस में 0.75 है, तो ये पॉइंट मेरा ऊपर जाएगा। नहीं सारांश। अब आप देखिए ग्राफ में कौन से एक्स के लिए काम कर रहे हो। जो फ्लोर है उसी एक्स के लिए काम कर रहे हैं ना हम लोग।
यस अब हम लोग चेक करेंगे ग्राफ का कौन सा पोर्शन जो है यूज हो रहा है, उस चीज को चेक करेंगे। देखिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन जा रहा है, बराबर। यहीं तक ना जाना है। यस यस सर। वाई वैल्यू नाउ कहां से कहां जा रहा है? 0 से 1। 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, राइट। अगर हम y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं तो x जब मेरा 0.75 से लेकर के -0.75 तक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जा रही है? 1 ओपन तक। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। शिवा, निशान, चैतन्या, समझ में आया? यस सर। यस सर समझ में आया। पंकज, यस रोशन, Yes, sir. राहुल, शांत। यस सर। यस सर। और अब क्या है? अब तो 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 रह जाएगा। ये 2 यहाँ पे सिर्फ लेस देन होगा, और उसके बाद आपको -1 करनी है, तो ये -1 होगा और ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? -1 से लेकर के 1। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। मतलब जहां पर फंक्शन में उतार चढ़ाव है, वहां पर आपको थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाई वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो ना, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये सब रख देते हो और रेंज फाइंड कर लेते हो। अभी तक 4 एग्जांपल में आप लोग ये नहीं समझ पाए कि फाइनल इनिशियल इसमें नहीं करना है। आगे से ध्यान रहे, जब फंक्शन में उतार चढ़ाव मिलता है तो वहां पे फाइनल इनिशियल का कॉन्सेप्ट भूल करके हम लोग उसके ग्राफिकली एनालिसिस का हैबिट बनाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। तब तो मुझे लगता है एक और क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है, नहीं? यस सर दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एफ डिफाइन किया गया है -π/3 से लेकर के 3π/4 तक, और एफ एक्स का डेफिनेशन है 3 cos x + 1। फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ हेलो सर, प्रणाम। लगता है कल रूटीन आप अच्छे से नहीं मिला पाए है ना?
वही मुझे लगा कि आप फोन नहीं उठा रहे थे, वो सबसे बड़ी समस्या थी। आप सेफ सेफ तो हैं? आप सेफ तो हैं? अरे पेस में नहीं है, सेफ है, सुरक्षित है? ठीक है। मुमकिन आगे से आप चारों क्लास का देखिएगा, क्योंकि आपका कल जो है इंजीनियरिंग में है एक क्लास, और मेडिकल में आपका आज आइडेंटिटी शायद आप पढ़ाने वाले थे। ठीक है, आगे से मतलब ख्याल रखना है ना। ठीक है। वेरी गुड चैतन्या, सेवा कैलकुलेशन करेक्टली करो। सारांश तुमने आंसर किसका भेजा है? अच्छा, वो उसका था पिछले वाला। और सोचो निशांत। ईशांत, तुम भी सोचो। वेरी गुड शिवा, बहुत अच्छा जाए। रोशन कोशिश और करिए, बहुत सही कर रहे हैं आप। कैलकुलेशन देखो। पंकज, और कोशिश करो। ध्यान से, इसमें गड्ढा है पर वो दिखाई जल्दी में नहीं पड़ता है। इवन आप देख भी रहे हो गड्ढे को, फिर भी लगेगा कि गड्ढा भरा हुआ है, और पैर रखोगे तो वो धंस जाता है। बहुत अच्छा पंकज। वेरी गुड सारांश।
है, इससे ना वो किताब घटता है। समझ में आई बात? डिस्कस करें इसको। यस सर। क्या है? एलिमेंट्री फंक्शन cos x है ना, तो हम y इक्वल टू cos x ड्रॉ कर लेंगे। cos x का रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो cos x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा जाता है ना, कुछ इस तरह का cos x का ग्राफ जाता है, राइट? जहां पे x इक्वल टू ये 0 है, और ये कौन सा क्वांटिटी है? -π/2, π/2 और x इक्वल टू पाई। हमें x कहां से कहां तक लेना है? -π/3, -60 डिग्री, -90 के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? राइट में होगा, है ना? तो ये है आपका x इक्वल टू -π/3 और 3π/4। 3π/4 किधर मिलेगा? ये x इक्वल टू पाई नहीं है, 3π/2 होना चाहिए। ये x इक्वल टू पाई है, जहां पे -1 मिलता है हमें। तो ये बताइए आपका अगला वैल्यू कहां मिल रहा है? इधर बीच में कहीं मिल रहा है। ये 3π/4 है, तो 3π/4 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा? -1/√2 मिलेगा, और -π/3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा? 1/2। cos -60 डिग्री कितना होता है? 1/2। cos 135 डिग्री कितना होगा? -1/2। इज इट क्लियर? तो अब देखिए कहां से कहां तक ग्राफ का पोर्शन लेना है। यही पोर्शन जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये पोर्शन जाएगा तो y वैल्यू करस्पॉन्डिंगली हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो y वैल्यू जरा सा देखो कहां से कहां तक जा रहा। देखो ये मिनिमम है ना? और यहां से लेकर के y वैल्यू कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा बोलो? Half. हाफ। 1 तक सर, कब का ये क्रॉस कर चुका है? 1 तक जाएगा। 1 तक जाएगा। -π/3 से लेकर के जब x मेरा π/4 तक है, तब cos x जो है -1/√2 से लेकर के
1 तक जाएगा और इसके बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई करना है 1 जोड़ना है तो -3/√2 + 1 से लेकर के 3 cos x + 1 जो है वो कहां तक जा रहा है 4 तक जा रहा है। इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा -3/√2 + 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। तो मैं ऐसा Yes, sir. करता हूं 4-5 क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूं और जितना भी एग्जाम्पल करवाया गया है वो फिर से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? यस सर। हाँ, और मॉड्यूल से कोई होम असाइनमेंट आज नहीं है। तो हैव ए नाइस डे, लंच वंच करिए, थैंक यू सर। बाय बाय।